आइए रिसेंटली न्यूज़ में एक टॉपिक चल रहा है करेवास। तो ये करेवा क्यों इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, कहाँ पाए जाते हैं भारत में और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूज़ में ये क्यों आए हैं अभी। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। करेवास बेसिकली होते क्या हैं, ये हमारे एलुवियल, ठीक है, ये हमारे एलुवियल और सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, एलुवियल के और सेडिमेंट्स के डिपॉजिट। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कश्मीर में पाए जाते हैं, वैली ऑफ कश्मीर में, कश्मीर की घाटी में, और तलहटी में नहीं, वैली में नहीं, वैली से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये हमारे कब जमा हुए हैं, लगभग 13,000 से 18,000 मीटर की इनकी क्या है थिकनेस। अगर हम इनकी थिकनेस की बात करें तो क्या है, थिकनेस इनकी 13,000 से 18,000 मीटर है। कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर की घाटी में, ठीक है। दे आर फाउंड इन द वैली रीजन ऑफ, दे आर फाउंड इन द वैली रीजन ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर में ये क्यों पाए जाते हैं, वहाँ पर इनकी स्पेशलिटी क्या है, और ये करेवा स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही एक हाई क्वालिटी की एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। क्या है इसकी स्पेशलिटी, हाई क्वालिटी ऑफ एलुवियल, हाई क्वालिटी ऑफ एलुवियल सॉइल, मतलब कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है ये उसकी बहुत ही उत्तम क्वालिटी है, उत्तम तरह की हमारी, उत्तम दर्जे की हमारी ये मृदा है, कौन सी, जलोढ़ मिट्टी की। तो ये न्यूज़ में क्यों आया अभी आर्टिकल, और करेवास का इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो एलुवियल सॉइल है जो कश्मीर की घाटी में पाई जाती है, इसके अंदर हमारी खेती होती है कैश क्रॉप्स की, ठीक है। तो कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनसे हमारी जिनकी एक हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे हमारा कैश्यू, ठीक है। तो काजू हो गया आपका, आलमंड हो गया, बादाम, और आपका सैफरन हो गया, ठीक है, सैफरन यानी केसर आपका, और आपके एप्पल्स, ठीक है। तो जो कश्मीर के एरिया में आपकी काजू, बादाम, केसर वगैरह इनकी खेती होती है, जो आपके पुलवामा, बडगाम और जो किश्तवाड़ है और पंपोर बेसिकली, ठीक है, जिसको आपका कैश्यू विलेज या जो आपका सैफरन सिटी कहा जाता है भारत में, ठीक है, जहां पर क्या, जिसका केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वो केसर किस में उगता है, इन करेवा मिट्टी में उगता है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। और ये हमारी कैश क्रॉप्स सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं इस करेवा की मिट्टी में, ठीक है। तो ये कैश क्रॉप्स याद रखिएगा कि कैश्यू, आलमंड, सैफरन एंड एप्पल्स, ये सारी और भी बहुत तरह की होती हैं छोटी छोटी जो कैश क्रॉप्स हैं, वो इस रीजन में उगाई जाती हैं, बट इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका प्रोडक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। अब ये कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं और ये किस वजह से न्यूज़ में आई, क्योंकि ये करेवा, पर उससे पहले ये जानते हैं कि ये करेवा हैं क्या और ये बने कैसे, ठीक है। तो करेवा जो ये हैं, इनकी हाइट, इनकी थिकनेस कितनी है, 13,000 से 18,000 मीटर, मतलब कि ये कैसे हुए, एक प्लेट्यू रीजन हुए, ठीक है। 13,000 से 18,000 मीटर अगर किसी की भी हाइट है प्लेन एरियाज की, तो वो क्या है, वो वैली नहीं है, वो प्लेन प्लेट्यू रीजन्स हैं। तो इन प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हुआ कहाँ, अच्छा मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। तो ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ का ये क्या हो गया, वैली रीजन, और ये क्या हो गया, माउंटेन का टॉप। अब माउंटेन के टॉप्स पे मिलती है क्या, हार्ड रॉक्स, ठीक है। माउंटेन के टॉप पे मिलती है कौन सी, हार्ड रॉक, और वैली पे हमारा क्या है, जमीन होती है बहुत पोरस, ठीक है। मिट्टी कैसी होती है, बहुत पोरस, यानी कि यहाँ पर जो कश्मीर के अंदर वैली रीजन है, इस घाटी में यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, ग्राउंड वाटर, वो बहुत ही ऊपर है, यानी कि 6 से 9 मीटर अगर आप यहाँ पर खुदाई करते हो नीचे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्राउंड वाटर। जो जमीन के नीचे पानी है वो सिर्फ इतना ही गहरा है। तो यहाँ से मिट्टी किसी भी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर माउंटेन टॉप में जो ये हार्ड हैं, चट्टानें बहुत ही सख्त हैं, इनको तोड़कर आप कंस्ट्रक्शन के लिए नीचे तक कैरी नहीं कर सकते। तो ये जो करेवा है, जो कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ के निचली तलहटी पर, इस जगह पर, यहाँ इस रीजन में जो ये प्लेट्यू रीजन बनाया है, ये डिपॉजिट है कौन सा, एलुवियल सॉइल का, जिसे हम कहते हैं करेवा, ठीक है। तो ये लोकेशन है एग्जैक्टली, हम कहें कि ये करेवा डिपॉजिट्स होते हैं सॉइल के। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है ये बहुत ही उपजाऊ है। अब ये बनी कैसे, जब हमारा इनका निर्माण शुरू हुआ, कब, प्लिस्टोसीन काल में, ठीक है। तो प्लिस्टोसीन हमारा कौन सा पीरियड है, प्लिस्टोसीन वो पीरियड है जब हमारा लेसर हिमालयस का, ठीक है, जब हमारे कौन से बनने शुरू हुए, लेसर हिमालयस, ठीक है। हिमालय हमारे प्लायोसीन, मायोसीन और प्लेस्टोसीन, इन तीनों चरणों में जो हमारे का जो ये टाइम पीरियड है, इसके बारे में हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हिमालयाज हम अलग से पढ़ेंगे। पर प्लिस्टोसीन काल जो हमारा कब से था, 26 लाख साल, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 2.6
मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर आज से 26 लाख साल पहले से लेकर 11,760 साल पहले तक, तो ये लंबा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में हमारा क्या हुआ, इन लेसर हिमालयस का निर्माण, इनकी फॉर्मेशन शुरू हुई। अब जब इनकी फॉर्मेशन शुरू हुई तो ये जो हमारे ग्रेटर हिमालयस थे, ठीक है, ये हमारे ग्रेटर हिमालयस की जो बेल्ट थी, अगर हम कश्मीर के मैप पर देखें तो इस तरह से कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से, और देन यहाँ पर ये हमारा आ गया इधर, ये शिवालिक रेंज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमारे ट्रांस हिमालय, फिर इधर हमारे ये पूरे हमारे ट्रांस हिमालय हैं, इसमें हमारी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, फिर उसके बाद यहाँ ग्रेट हिमालय शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं लेसर हिमालय, जिनको हम कहते हैं, और इनके नीचे है हमारी शिवालिक। तो लेसर हिमालय की हमारी पहली रेंज है यहाँ पर कश्मीर के अंदर पीर पंजाल, ठीक है। तो ये पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, ये रेंज जब बनी शुरू हुई, कब, हमारे लेसर हिमालय के प्लिस्टोसीन पीरियड में जब ये बनी शुरू हुई, तो यहाँ ग्रेट हिमालय से जो नदियाँ बह के आ रही थी, उन नदियों का नेचुरल फ्लो इसने रोक दिया, इस माउंटेन रेंज ने। क्योंकि जैसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या होगी, ग्रेट हिमालय, और इसके सामने जब हमारे ये लेसर हिमालय बनने शुरू हो गए, तो यहाँ से जो नदियाँ बह के आ रही थी, उनका जो रिवर फ्लो था, नेचुरल फ्लो जो जाना चाह रही थी समुद्र की तरफ, वो रुक गया। अब क्या हुआ, जब कई सेंचुरीज में वाटर जो है, रिवर वाटर, वो रिसीड करने लगा, यानी पानी का प्रवाह उल्टा होने लगा। किसके निर्माण से, इन पर्वतों के निर्माण से। तो पानी के साथ साथ जो यहाँ से इरोड होकर मिट्टी आ रही थी, जो पर्वतों से कटकर मिट्टी आ रही थी, चिकनी मिट्टी, जो हमारे इन करेवाज में पाई जाती है। इन करेवाज में कौन कौन सी मिट्टी है हमारी, एक तो एलुवियल, ठीक है, एलुवियल सॉइल है, और हमारे सैंडस्टोन और मडस्टोन, ठीक है, मडस्टोन। तो यहाँ पर जो चिकनी मिट्टी पाई जाती है, उसी के जमाव होने से यहाँ पर ये 1300 से 1800 की डेप्थ तक ये पाए जाते हैं करेवा डिपॉजिट। अब जब वो पानी सिल्ट जो है बार बार पीछे जमा होने लगा, तो इनके बीच में हमारे कुछ फॉसिल्स भी मिले, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स भी, सॉरी जो इन पे हम, इनके बीच में हमारे कुछ फॉसिल एलिमेंट्स भी डिपॉजिट हुए। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ एग्रीकल्चर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है गवर्नमेंट, यहाँ पर जो लोकल पीपल हैं, उनका यहाँ पर डेली लाइफ का रूटीन है कि वो यहाँ की जो दिनचर्या है, उनका जो रहन सहन है, सब उनकी रोजी रोटी इस करेवा की मिट्टी पर निर्भर करती है, क्योंकि वहीं पर ये सारी चीज़ें उगाते हैं, यहीं पर वो अपने जो पशु हैं उनको भी चराते हैं, ठीक है। एक्चुअल में करेवा को यहाँ लोकल लैंग्वेज में कचराहा भी बोलते हैं, ठीक है, ये कचराहा, इसको लोकल लैंग्वेज में इस करेवा की मिट्टी को यहाँ पर कहते हैं, और इसी को सबसे उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है, जिसके अंदर केसर की खेती होती है। तो यहाँ पर जब ये मिट्टी का यहाँ वापस डिपॉजिट हुआ, तो इस डिपोजिशन की वजह से लेयर बाय लेयर कई हज़ारों साल तक इन करेवाज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कहाँ पे, वैलीज के जस्ट ऊपर, यहाँ पे माउंटेन स्लोप्स पे। और इन स्लोप्स में जो ये मिट्टी है, ये सॉलिड है। जो यहाँ पर रॉक्स हैं, ये बहुत हार्ड हैं। वैली के अंदर जो मिट्टी है वो बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पर मिट्टी जो है, ये कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। इसीलिए ये मिट्टी अब खतरे में है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो रखा है, रेल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, रोड प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और उनके लिए फिलिंग के लिए, ठीक है, जो हमारी सैंड फिलिंग है या फिर लैंड फिलिंग है, उन साइट्स पर जहाँ पे भी रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे मिट्टी भरने के लिए यहाँ से वो मिट्टी निकाली जा रही है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर डैमेज हो रहा है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो डैमेज हो रही हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स या फिर जो फॉसिल्स यहाँ पर मिलते हैं, उनका यहाँ पर विनाश हो रहा है। तो ये हुआ कैसे, यहाँ अभी अभी एक न्यूज़ में इवेंट आया कि जो हमारा क्या हुआ कि दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 6, 2021 में, तो दिसंबर 6, 2021 में हुआ क्या, यहाँ पे एक कश्मीर में रिंग रोड बनाई जा रही है, जो एक गांव से होके गुजर रही है। एक्चुअल में गांव का नाम क्या है, पट्टन विलेज, ठीक है। तो पट्टन जो गांव है श्रीनगर के अंदर, वहाँ से ये रोड होकर गुजर रही है, श्रीनगर की रिंग रोड। और वो 58 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, उसके लिए जो साइन किया गया है, जो अलाउ किया गया है कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, वो किया गया है कमिश्नर कलेक्ट्रेट्स के द्वारा। तो जो कलेक्टर हैं वहाँ पर इन्होंने अलाउ किया है इसको। अब ये वायलेट करता है यहाँ के, देखिए यहाँ पर एक पॉलिटिकल एंगल भी है इस चीज़ का। तो उन्होंने अलाउ कर दिया
यहाँ की मिट्टी को निकालकर उस जो कंस्ट्रक्शन 58 किलोमीटर का जो 58 किलोमीटर की जो रोड प्रोजेक्ट बनेगा कश्मीर में, रिंग रोड, श्रीनगर का जो रिंग रोड बनेगा, उसके लिए यहाँ पर अलाउ तो कर दिया कि यहाँ से मिट्टी निकाल के वहाँ पर हम लैंड फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर ये दो चीज़ों को वायलेट भी कर रहा है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल एंगल से हम देखें तो यहाँ पर ये जो J&K का, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू के जो रूल हैं कौन से, हमारे 2006 के, ये हमारा एक्ट है कौन सा, 1996 का। तो जो जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 का ये कहता है कि जो इन करेवास की फिजिकल फीचर है, मतलब कि जो इन हिल्स के या जो प्लेट्यू स्लोप्स हैं, इनकी जो नेचुरल फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। चाहे वो हमारी कंस्ट्रक्शन पर्पस से हो या इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल, किसी भी पर्पस से वो यहाँ पर डैमेज नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर इन करेवास का डैमेज हो रहा है, तो ये इसको वायलेट कर रहा है। दूसरा, जो करेवा की ये मिट्टी है, ये करेवा डिपॉजिट्स, ये आते हैं हमारे माइनर मिनरल्स में, ठीक है। माइनर मिनरल क्यों? क्योंकि ये जो करेवा डिपॉजिट्स हैं, इस सैंड में कल्टीवेशन होता है हमारी कैश क्रॉप्स का, दे आर ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू। तो जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो माइनर मिनरल रूल्स हैं, ठीक है, माइनर मिनरल रूल्स ऑफ 2016, ठीक है। तो 2016 के जो जम्मू कश्मीर के माइनर मिनरल रूल हैं, उनमें ये कहा जाता है कि ये जो रोड है अब ये कहाँ से गुजर रही है, पट्टन विलेज से, ठीक है। तो विलेज में जो भी रोड कंस्ट्रक्शन होगा उसका परमिशन या उसका कंसेंट वहाँ से मिट्टी निकालने का वो किसके द्वारा दिया जाएगा, पंचायत के द्वारा। जो पट्टन गाँव है वहाँ के जो पंचायत हैं, वो पंचायत इस गांव से मिट्टी निकालने की, जिस गांव पे ये करेवा की मिट्टी पाई जा रही है वहाँ से मिट्टी निकालने का परमिशन कौन देगा, विलेज पंचायत। अब ये विलेज पंचायत से बाईपास करके यहाँ पर कलेक्ट्रेट्स ने, जो कलेक्टर्स थे, उन्होंने जो परमिशन दी है यहाँ पर लैंड माइनिंग की, उसकी वजह से इन करेवास के एक्सट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ये दो जो हैं पॉलिटिकल एंगल से हम देख सकते हैं कि इन दोनों एक्ट्स का और रूल्स का यहाँ पर वायलेशन हुआ है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए राइट्स हैं। अब यहाँ पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सबसे पहला एग्रीकल्चरल लॉस। एग्रीकल्चरल लॉस यहाँ पर क्या हो रहा है, इन कैश क्रॉप्स को जो यहाँ पर उगाने के लिए मिट्टी चाहिए थी वो यहाँ पर डैमेज हो रही है। दूसरी, जो लोग हैं वो कहाँ पर रिसाइड करते हैं, लोअर लेवल ऑफ प्लेन्स पे, ठीक है, लोअर स्लोप्स ऑफ प्लेन पे, मतलब जो हमारी ये पहाड़ों की तलहटी है, इस करेवा मिट्टी का जो ये भंडार है यहाँ, इसके थोड़ा सा नीचे वाले प्लेन्स पर लोग रेसिडेंशियल हाउसेस, अपने घरों का निर्माण करते हैं। अब इसके निर्माण से हुआ क्या कि इनके जो यहाँ पर माइनिंग हो रही है, इन माइनिंग से जो भी डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं पहले वो इनके घरों पर जमा हो रहे हैं और लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पहला इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं हम अब इन माइनिंग के लिए, ठीक है। इस माइनिंग की वजह से पहला इम्पैक्ट यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इन लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है, जो भी यहाँ पर कश्मीर घाटी के लोग हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल है, ठीक है। एग्रीकल्चरल में यहाँ पर कैश क्रॉप्स का इनका नुकसान हो रहा है। जो हमारा प्रोडक्शन है इतनी हाई वैल्यू क्रॉप्स का, सैफरन जो हमारे वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉस्टलीस्ट स्पाइस है, ठीक है, सबसे महंगा पदार्थ है जो मसाले हैं उनके अंदर, ठीक है। तो सैफरन जो है मसालों में आता है, काजू आलमंड वगैरह, जो बादाम वगैरह, ये सब तो ये स्पाइसेस के अंदर आते हैं। सैफरन जो है इंडिया का, वो वर्ल्ड का सबसे चौथे नंबर पे सबसे बेस्ट स्पाइस माना जाता है सैफरन इंडिया का। किसकी वजह से, इसके बारे में थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चरल लॉस यहाँ पर हो रहा है। तीसरा यहाँ पर लॉस क्या है कि इकोलॉजिकल लॉस हम देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इकोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल लॉस यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये रिवर बह रही थी यहाँ ग्रेट हिमालय से झेलम नदी, ठीक है। तो यहाँ श्रीनगर में हमारी कौन सी बहती है, झेलम नदी। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि श्रीनगर शहर जो है वो किस नगर के किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये है हमारी झेलम रिवर। अब झेलम रिवर का जो नेचुरल फ्लो था वो यहाँ से डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। और क्या है, एक हमारा चैनल बनता है फ्लड चैनल, ठीक है। तो फ्लड चैनल क्या होता है, अगर हम आपको इधर बना के दिखाएं, डिटेल में हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें, तो फ्लड
फ्लड स्पिल चैनल होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारी नदी बह रही है और इस नदी में बाउंड्री पर कुछ कुछ एरिया बनाया जाता है जहाँ जिस एरिया के बीच में नदी का पानी फ्लो होता है। मान लिया ये जो सीमेंटेड एरिया है, ये नदी जो बह रही है, नदी का पानी इस चैनल के थ्रू यानी इस रास्ते के थ्रू जो नदी का पानी फ्लो कर रहा है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर सीमेंटेड एरिया बनाया जाता है किसी भी नदी के दोनों साइड, और इस नदी के इस तरफ, ठीक है, इस दोनों तरफ एक एलिवेटेड एरिया होता है। मतलब कि जो ये एरिया है, यहाँ से अगर आपकी नदी बह रही है, ठीक है, हम मान लेते हैं अगर इसको हम, जो ये नदी बह रही है यहाँ पर आपकी क्या होती है, वेजिटेशन, ठीक है, यहाँ पर वेजिटेशन होंगे, यहाँ पे घर बने होंगे, और ये जो घर होते हैं ये इस एलिवेटेड एरिया के थोड़ा सा नीचे लाई करते हैं। मतलब कि अगर आपका ये रास्ता है नदी का, ठीक है, इस नदी का आपका ये वाला लेवल है, ठीक है, यहाँ से नदी का पानी फ्लो होकर आ रहा है, तो ये कुछ एलिवेटेड एरिया बनाया जाता है और इसको सीमेंटेड किया जाता है। यहाँ से सीमेंटेड एरिया होता है ये जो सीमेंटेड एरिया है, इसके यहाँ हाइट पर ये करेवाज एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, यहाँ से इनकी माइनिंग हो रही है। अब इनकी माइनिंग की वजह से ये कट के जो यहाँ पर पहले कुछ 4-5 साल पहले 4,80,000 लीटर पानी एक सेकंड में फ्लो हो रहा था, ठीक है, यानी 4.8 लाख लीटर्स ऑफ वाटर वाज फ्लोइंग फ्रॉम दिस चैनल। अब ये कट के कितना रह गया है, 1.6 लाख, ठीक है। तो जो चैनल का फ्लड स्पिल है, ठीक है, फ्लड स्पिल का मतलब कि ये हमारा जो एलिवेटेड एरिया है, जहाँ से अगर ये यहाँ पर पानी का लेवल थोड़ा सा भी इंक्रीज किया जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, अब ये जो हाइट इसकी यहाँ पर 48 सेंटीमीटर थी, अब ये घट के कितनी रह गई, 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके अंदर से पानी सिर्फ अब इतना बहा सकते हैं। अगर इससे पानी हम एक्सेस में रिलीज कर देंगे डैम से, तो यहाँ पर श्रीनगर वाले एरिया में क्या आ जाएगी, फ्लड। और इसी का कारण था कि 2014 में, ठीक है, 2014 में इनके डैमेज होने की वजह से, करेवा के डैमेज होने की वजह से 2014 में डिकेड्स के बाद यहाँ पर फ्लड आई थी श्रीनगर वाले एरिया में, ठीक है। यही एक कारण है मुख्य, 2014 में भी जो यहाँ पर फ्लड आई थी, ये एक इनका इकोलॉजिकल डैमेज है और ये एक फ्लड अलार्मिंग स्टेटस भी है जो इन करेवाज के माइनिंग की वजह से यहाँ पर फ्लड नियर फ्यूचर में बहुत बढ़ा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम चीज़ देखें तो इन करेवाज का जो ये डिपॉजिट जो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इनकी वजह से यहाँ पर लोगों की रोजी रोटी, जो लाइवलीहुड थी, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि वो डिपेंड करते थे अपने ग्रेजिंग के लिए, ठीक है। जो यहाँ पर जो इनके एनिमल्स हैं उनकी ग्रेजिंग यहाँ पर कराते थे, ये जो प्लेन एरियाज हैं इन पर ये जो भी हमारे फॉडर क्रॉप्स होती थी वो उगाते थे और उनमें अपने पशुओं को चराते थे। तो चराने के लिए अब इनके पास ज़मीन नहीं रही। दूसरा, ये कैश क्रॉप्स जो है उगाते थे, इनके लिए ज़मीन नहीं रही। अब यहाँ से एक इकोनॉमिक लॉस हमारा क्या उभर के आता है कि इकोनॉमिक लॉस हमारा यहाँ पर कौन सा है। हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, पर डेवलपमेंट की आड़ में जो हमारी इतनी हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, अब होता क्या है, इंडिया का जो सैफरॉन है, भारत का जो केसर है, वो विश्व में हाई क्वालिटी का, जो हाईएस्ट क्वालिटी के केसर हैं उनमें गिना जाता है। चौथे नंबर पे है भारत का केसर, अगर हम इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ के साथ, और जो बेस्ट क्वालिटी है, क्वालिटी का अगर हम रैंक देखें तो भारत का जो केसर है ये चौथे नंबर पे आता है पूरे विश्व में। जो अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं केसर की, उनमें सैफरॉन की क्वालिटीज़ में हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन करता है वर्ल्ड में, ईरान लगभग 90% प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड में, पूरे विश्व में केसर का। दूसरे नंबर पे आता है भारत, यानी भारत की केसर के उत्पादन में क्या है, रैंक 2, ठीक है। तो भारत हर साल लगभग हमारा पिछले साल हुआ था 12 मैट्रिक टन, ठीक है। तो 12 मैट्रिक टन का जो उत्पादन है वो केसर का पिछले साल भारत ने किया। और केसर की जो इंडियन वैल्यू है वो अब रिसेंटली बहुत बढ़ गई है। किस वजह से, जो अफ़गानिस्तान में क्राइसिस हुआ, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने कब्जा किया है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा इंडिया का केसर है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो लगभग 1.5 लाख रुपए किलो था, अब वो कितना बढ़ गया है, लगभग 2.5 लाख रुपए किलो उसकी वैल्यू हो गई, इकोनॉमिक वैल्यू जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया का लगभग जो 12 मैट्रिक टन जो हमारा भारत में कश्मीर की वैली में ही इसका उत्पादन होता है और पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं होता। तो सैफरॉन का प्रोडक्शन, ठीक है, तो सैफरॉन इज अ कैश क्रॉप विच इज ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू, हाईएस्ट स्पाइस, कॉस्टली स्पाइस है, पूरे विश्व का सबसे महंगा मसाला है ये, ठीक है। दैट्स वाई
ये इतना हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया का? बिकॉज जो हमारा एक एक्चुअल में जो ईरान का जो केसर है उससे जो इसका स्टिग्मा है, ये उससे जो इसका स्टिग्मा है उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस इससे जो हमारे भारत वाला केसर है उसकी ज़्यादा है। सेकंड चीज़, इसकी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी इसकी जो मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है उससे। प्लस उसकी फ्रेग्रेंट, ईरान वाला जो केसर है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उगता है उसके कंपैरिजन में इसकी फ्रेग्रेंस और भी ज़्यादा है। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ इंडिया के, भारत के केसर की। और कुछ इसका जो है डार्क रेड कलर है, ठीक है। आपने देखा होगा भारत में जहाँ भी केसर मिलता है ये डार्क रेड है, पर एक्चुअल में जो इंडिया का केसर है जो डोमेस्टिक नीड है, ठीक है, अगर हम डोमेस्टिक नीड की बात करें तो इंडिया के सैफरॉन की जो डोमेस्टिक नीड है वो भारत बाहर से इंपोर्ट करा के यूज़ करता है। इसका मतलब भारत लगभग 36,000 मेट्रिक टन, 36,000 जो मेट्रिक टन जो भारत इंपोर्ट करा रहा है केसर, उसको यूज़ करता है इंडिया के अंदर भारत के डोमेस्टिक यानी घरेलू उत्पादों में, जो हम भारत के लोग उसको यूज़ करते हैं। और इंडिया का जो सैफरॉन है, भारत का केसर, वो हमारा मेनली एक्सपोर्ट होता है हांगकांग, यूएसए और बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इंडिया का जो मैक्सिमम सैफरन है वो बाहर इंपोर्ट होता है और इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बाहर के सैफरन से यानी ईरानियन सैफरन से और अफगानिस्तान वाले से हम इंपोर्ट करा के कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक चीज़ सैफरन के बारे में थी, ठीक है। सैफरन हमारा अभी जब अफगानिस्तान में जो तालिबान ने वहाँ पर उनका कब्जा कर लिया तो उसके बाद जो 1.5 लाख रुपीज़ पर केजी, ठीक है, पर केजी जो वैल्यू थी अब लगभग 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए 1 किलो का इसका रेट हो चुका है, ठीक है। तो इतनी हमारी इकोनॉमिक वैल्यू इसकी बढ़ चुकी है। एक्चुअल में अभी प्रेजेंट अगर हम देखें तो जो अफगानिस्तान का केसर है वो पूरे विश्व में सबसे बढ़िया क्वालिटी का यानी उत्तम दर्जे का माना जाता है। बेस्ट क्वालिटी हमारी वर्ल्ड में कौन सी कंट्री के सैफरन की है? अफगानिस्तान, ठीक है। बट यहाँ पर जो तालिबान का कब्जा हुआ है इसलिए जो केसर की यहाँ पर खेती थी, जो वो फूल थे वो सूख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारा जो सैफरन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में जो उसके बाद इंडिया का है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया लगभग हमारा 8 to 10% प्रोडक्शन करता है केसर का आफ्टर ईरान, ठीक है। तो ईरान जो है वर्ल्ड में टॉप करता है केसर के प्रोडक्शन में। ईरान सप्लाइज अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन इन द सैफरन। और उसके बाद भारत आता है, भारत के बाद हमारा चीन एंड अफगानिस्तान। और ये हमारे कुछ सीक्वेंस थी सैफरन के बारे में। स्पाइसेस के बारे में हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर जो ये न्यूज़ में आया है आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर इन करेवास के जो एक्सट्रैक्शन है, माइनिंग है, उसकी वजह से भी यहाँ पर डैमेज हुआ है, ठीक है। पहले भी हमारा जो 2005 तक जो काजीगंज बारामुल्ला रेलवे लाइन बिछाई गई थी 125 किलोमीटर की, वो भी इन करेवास से ही मिट्टी निकालकर बनाई गई थी। कौन सी? हमारी काजीगंज, ठीक है, काजीगंज बारामुल्ला रेलवे लाइन, ठीक है। तो रेलवे लाइन जो ये बिछाई गई थी, ये कितनी लेंथ थी इसकी? 125 किलोमीटर की लगभग, ठीक है। तो ये 125 किलोमीटर का, जिसमें हमारा एक कश्मीर के अंदर पास है, दर्रा है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा है। तो काजीगंज बारामुल्ला रेलवे लाइन जो 125 किलोमीटर की बिछाई गई थी उसमें भी इसी का यूज़ हुआ था। और अब फिर से यहाँ पर इनका डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया जिसके लिए परमिशन मिल चुकी है। और यहाँ पर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको जीआई टैग, अच्छा जीआई टैग भी अगर हम देखें तो जो ये हमारे करेवास हैं, ठीक है, इनकी सैफरन को जीआई टैग मिला हुआ है कब? 2020 में, ठीक है। तो 2020 में इनको क्या दिया गया था? जीआई टैग, जिसको हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। और ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है ये उन चीज़ों को दिया जाता है जो हमारे भौगोलिक या क्षेत्रीय रूप से जो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से वो हाई इम्पोर्टेंस के लिए हाई इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फंड रिलीज़ किया जाता है स्पेशल बाय द गवर्नमेंट एंड, तो इसलिए उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिया जाता है। ये कब शुरू हुआ था ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये इतना ही कि जो हमारा करेवा डिपॉजिट्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और गवर्नमेंट यहाँ पर लोकल बॉडीज़ ये कह रही हैं कि जो हमारा ये एरिया है
जहाँ से झेलम रिवर फ्लो कर रही है, ये लगभग 42 किलोमीटर का सीधा चैनल है पीर पंजाल की श्रेणी के नीचे, ठीक है। तो ये जो हमारा पीर पंजाल रिवर फ्लो कर रही है श्रीनगर के नीचे से, तो ये लगभग जो 42 किलोमीटर का चैनल है, इसके फ्लो की वजह से, क्योंकि यहाँ पर करेवास जो है ये काटे जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, इस वुलर, ठीक है, वुलर झील में भी और वापस इस पूरे चैनल में भी सिल्ट जमा होता जा रहा है। तो इसको डीसिल्ट करने के लिए लोग यहाँ पर गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि इसको डीसिल्ट किया जाए। अगर यहाँ पर सिल्टेशन बढ़ेगी तो जो यहाँ पर फ्लड स्पिल चैनल था, वो फ्लड स्पिल चैनल का लेवल और बढ़ेगा और यहाँ पर फ्लड के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसको डिसिल्टेशन के लिए, और करेवास अगर हमारे एक बार डिस्ट्रॉय हो गए, जो हमारे लाखों साल पहले बने थे, वो दोबारा कभी भी रिकवर नहीं हो सकते। तो इसलिए ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।